हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 22 अप्रैल और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज पल्स को लेकर है। अब ये पल्स न्यूज में क्यों है? दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकारों को ये बोला है कि आप अपने राज्य में जो पल्स का जो दालों का स्टॉक है वो चेक करिए, क्योंकि हमने जो इम्पोर्ट किया है उसके बावजूद जो पल्स है वो मार्केट में रिलीज नहीं हुई है। इसका मतलब एक होल्डिंग की कोशिश की जा रही है, आर्टिफिशियल तरीके से दाल की कीमत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो कि इलीगल है। और दूसरी बात ये है कि जो इंडिया का जो प्रोडक्शन है पल्स का वो घट गया है। दरअसल जो 2021-22 में जो हमारा प्रोडक्शन था वो 27.3 मिलियन टन था, जबकि टारगेट कितना था? 29.5 मिलियन टन का। तो इस वजह से भी जो दाल है उसकी कीमत में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। और इस बार जो हेवी रेंज देखने को मिली, जो हेलस्टॉर्म देखने को मिला हमें लेट मार्च और अर्ली अप्रैल में, उसकी वजह से भी दाल की फसल को काफी नुकसान हुआ है। तो इस वजह से जो दाल की कीमतें हैं, जो प्राइस है, वो काफी ज्यादा दिखी जा रही है पल्स में। तो यहाँ पर पल्स के बारे में हमें बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर को लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती रहती है। अब चूंकि प्रीलिम्स के एग्जाम में जो फॉरेस्ट सर्विस वाले बच्चे हैं वो भी बैठते हैं, तो इस वजह से इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है वो सिग्निफिकेंट तरीके से यूपीएससी में कंसिस्टेंटली आपको 15 से 20 क्वेश्चन एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट से मिल जाएंगे। इस वजह से हमें इस पर फोकस रखना है। तो अगर हम पल्स के प्रोडक्शन को देखें इंडिया में, तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्स का। मतलब पूरे ग्लोबल प्रोडक्शन में देखें तो इंडिया 25% प्रोड्यूस करता है पल्स। उसके बावजूद हमारे देश में पल्स की कमी देखी जाती है, क्योंकि हम जितना प्रोड्यूस करते हैं उससे ज्यादा हम कंज्यूम करते हैं। जितना भी ग्लोबल प्रोडक्शन होता है पल्स का, उसका 27% इंडिया ही कंज्यूम करता है। इसी वजह से इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट पल्स इंपोर्टर भी है। जो जितने भी ग्लोबल ट्रेड होती है पल्स में, उसमें 14% इंडिया इंपोर्ट करती है। मतलब हम हमारी जरूरत का 60% जो दाल होती है वो हम इंपोर्ट करते हैं, खासकर म्यांमार से, उसके बाद अफ्रीका से। पर इस बार दिक्कत क्या है कि म्यांमार से दाल आ नहीं पाई, क्योंकि म्यांमार में अभी पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है, तो वहां से एक्सपोर्ट हुआ नहीं। और अफ्रीका से जो दाल आई वो मार्केट में रिलीज नहीं हुआ। इस वजह से दाल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। अगर हमारे देश में मेजर पल्स की क्रॉप देखें तो सबसे ज्यादा ग्राम हमारे देश में उगाई जाती है, 41% शेयर है उसका। उसके अंदर तुअर दाल 16% उगाई जाती है। और इंडिया में सबसे ज्यादा कंजम्पशन जो है वो तुअर दाल का ही होता है। उसके बाद उड़द, मूंग, ये हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में पूछा जा सकता है कि जो दाल है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। तो उसमें राजस्थान पहले नंबर पे है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। अब इसके लिए आपको क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है? तो इसमें आपको जो टेम्परेचर चाहिए होता है पल्स के क्रॉप के लिए, वो 20 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए टेम्परेचर। और रेनफॉल 25 to 60 सेंटीमीटर की रेनफॉल होना चाहिए। सॉइल उसमें आपको सैंडी टू लोमी सॉइल आपको इसमें रिक्वायर्ड होती है। और इसका क्रॉपिंग पैटर्न ऐसा होता है कि किसी भी अदर क्रॉप के साथ में, रोटेशन के साथ में इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये पल्स को लेकर बेसिक फैक्ट था। अब गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन ये भी दिया है कि जो आप पीएम पोषण के लिए जो आप प्रोक्योरमेंट करते हो, राज्यों से बोला है जो आप मिड डे मील स्कीम के लिए और पीएम पोषण स्कीम के लिए जो आप पल्स को प्रोक्योर करते हो वो आप नाफेड से करिए। नाफेड मतलब नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो एम क्या है कि हम क्या करेंगे कि जब मार्केट में दाल की कीमत ज्यादा है, हम नाफेड का प्रोक्योर इंश्योर करेंगे कि नाफेड ज्यादा से ज्यादा वो स्टॉक मेंटेन रखे, और फिर आप डायरेक्टली नाफेड से प्रोक्योर करो। तो राज्यों को ज्यादा कीमत पर दाल नहीं खरीदना पड़ेगी, और जो मार्केट का प्राइस है वो भी अपने आप नीचे आ जाएगा। अगर हम नाफेड को देखें तो ये 1958 में बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एग्रीकल्चर के लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग प्रोवाइड करती है, और जो एसेंशियल कमोडिटीज होती है उनके प्राइस को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है, जैसे कि पल्स। इसके अलावा क्वेश्चन आपसे पीएम पोषण स्कीम से भी पूछा जा सकता है। तो पीएम पोषण का मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। पीएम पोषण ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब जो सेंटर और जो स्टेट है दोनों कंट्रीब्यूशन करते हैं इस स्कीम के लिए। पहले इस स्कीम को नेशनल स्कीम फॉर मिड डे मील बोला जाता था, जो कि 1995 में लॉन्च हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ताकि जो स्कूल के बच्चों को एक टाइम का अच्छा खाना प्रोवाइड किया जा सके। जो स्कूल में इनरोलमेंट है उसे इंक्रीज किया जाए, क्योंकि जो बच्चे खाने के लिए भी आते हैं स्कूल, तो हम उन्हें खाना प्रोवाइड कर सकें, उनका जो ड्रॉप आउट रेशो है वो कम कर सकें, उनकी अटेंडेंस इंश्योर कर सकें, उनका न्यूट्रिशनल लेवल इंक्रीज कर सकें। और ये जो स्कीम थी ये क्लास 1 to 8 के बच्चों को प्रोवाइड की जाती थी। इसमें एक टाइम का 1 हॉट कुक मील गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो स्कीम थी पीएम पोषण स्कीम, वो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक का रनिंग टाइम है। तो पीएम पोषण पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर नाफेड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपको सिंपली पल्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज मिशन 50,000 ईवी फॉर इको स्कीम को लेकर है। अब ये स्कीम किसका है? ये स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का ये इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव सिडबी बेसिकली 50,000 ईवीज जो है उनके परचेस में एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उनके प्रोडक्शन के लिए, उनके सेल्स के लिए ये एक लोकल इकोसिस्टम को बूस्ट देगी, ताकि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा जो
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उसकी खरीदी हो सके, और जो चार्जिंग है, जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लेकर जो हमारी छोटी छोटी एमएसएमई कंपनीज है उन्हें बूस्ट किया जा सके, उन्हें प्रमोट किया जा सके। तो इस मिशन का यह एम है। अब इस पायलट फेज में होगा क्या कि सिडबी जो मिशन 50,000 के तहत टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर्स ईवी के लिए डायरेक्ट हेल्प करेगी एमएसएमई को, और इनडायरेक्टली एनबीएफसी को हेल्प करेगी, ताकि एमएसएमई है इन लोगों को फंड मिल सके कि अगर आप चार्जिंग में, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी के अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप प्रोजेक्ट लगाते हो तो आपको एक अच्छे से लोन मिलेगा, आपको फंड मिलेगा। और एनबीएफसी के तहत आप अगर ईवी लेते हो तो आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोनों तरीके से ईवी का जो इकोसिस्टम है उसे बूस्ट करने की कोशिश है। इससे पहले सिडबी का यही स्कीम इवॉल्व नाम से जाना जाता था, इवॉल्व स्कीम बोलते थे। और ये स्कीम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ऑटोमोबाइल जो है वो भी वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, बट हमारी जो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगी। पर फिर भी जो हमारा जो सेल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो सिर्फ 1% टोटल सेल्स ऑफ ऑटोमोबाइल के, तो इसे हमें बूस्ट करना है। इसी वजह से सिडबी जो है मिशन 50,000 ईवी फॉर इको स्कीम को लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन आपसे सिडबी के बारे में पूछ सकते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1919 में बनी थी, सब्सिडी ऑफ आईडीबीआई बैंक। ये फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, एक स्टेचुटरी बॉडी के तहत काम करती है जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज होती है, जो फाइनेंस कंपनी होती है, उनको ये रेगुलेट करती है। ये सिडबी का मेन रोल है। तो ये क्वेश्चन आपसे मिशन 50,000 के ऊपर आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी जितने भी क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं उस पर क्वेश्चन पूछती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज पर्वतमाला परियोजना को लेकर है। और पर्वतमाला परियोजना क्या है? दरअसल बजट के 2022-23 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसके तहत गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया था कि हम 250 प्रोजेक्ट्स ऑफ रोपवे के इन 5 ईयर्स हम डेवलप करेंगे, और इसी स्कीम को पर्वतमाला परियोजना बोला जाता है। जैसे कि आप ये रोपवे देख पा रहे हो, तो जो हिली एरियाज होते हैं वहां पर आप ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर आप इजीली डेवलप नहीं कर सकते। तो ऐसे हिली और डिफिकल्ट टेरेन में जो रोप है वो आपको एक इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इस पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे और अदर अल्टरनेटिव मोबिलिटी टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ जो हिली एरियाज है वहां पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, कम्यूटर्स को कन्वीनियंस प्रोवाइड की जाएगी, और इससे हिली एरियाज में टूरिज्म भी डेवलप हो सकेगा। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो पर्वतमाला परियोजना है ये किस मिनिस्ट्री में आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आती है। इसे ट्रिपल पी मोड में डेवलप किया जाएगा, मतलब जो 250 प्रोजेक्ट होंगे ये ट्रिपल पी मोड में डेवलप होंगे, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये जो प्रोजेक्ट है ये उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहां पर इन प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। अब रोपवे का बेनिफिट क्या है? तो एक तो इकोनॉमिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, दूसरा ये एक फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होता है, ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर करता है, और ये बहुत ही आइडियल होता है डिफिकल्ट और सेंसिटिव टेरेन में, जो हिली एरियाज होते हैं वहां पर। तो यहाँ पर यूपीएससी आपसे सिंपल पर्वतमाला परियोजना आपसे पूछ सकती है। तो ये रोपवे को लेकर एक स्कीम है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज हार्पून मिसाइल को लेकर है। अब ये हार्पून मिसाइल न्यूज में क्यों है? दरअसल ताइवान जो है वो अमेरिका से 400 हार्पून मिसाइल को खरीद रहा है। अब ये जो हार्पून मिसाइल है ये एक एंटीशिप मिसाइल है। अब वो कह रहा है कि जो ताइवान और चाइना के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ता जा रहा है, और जो ताइवान के सी में लगातार जो चाइना है वो मॉक ड्रिल भी कर रहा है। उसके कई सबमरीन्स और जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो ताइवान के काफी पास आ चुकी हैं। तो इसी बात को काउंटर करने के लिए ताइवान जो है वो अमेरिका से 400 हार्पून मिसाइल खरीद रहा है। इससे होगा क्या कि ये एंटी शिप मिसाइल है। अगर ताइवान को लगता है कि चाइना के शिप से उसको खतरा है तो वो इन हार्पून मिसाइल का यूज करके चाइना के शिप को काउंटर कर सकता है। अब क्वेश्चन आपसे इस हार्पून मिसाइल के बारे में आ सकता है। तो ये जो मिसाइल है ये ऑल वेदर ओवर द होराइजन एंटी शिप मिसाइल है, मतलब जो नेवी की शिप्स होती हैं, सबमरीन होती हैं, उन्हें काउंटर करने के लिए हार्पून मिसाइल बनाई गई है, जिसे अमेरिका की बोइंग ने बनाया है। और इसकी जो रेंज है वो 93 से लेकर 280 किलोमीटर तक की रेंज है। ये लो लेवल सी स्कीमिंग क्रूज ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती है। अगर इसके यूजर्स की बात करें तो अभी 30 नेशन इसको यूज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया के पास में दोनों वेरिएंट है, जो जमीन से भी वॉर कर सकती है और शिप से भी वॉर किया जा सकता है। हमारे पास में एंटीशिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल भी है और इंडिजिनस नवल एंटीशिप मिसाइल भी है। तो इंडिया के पास में एंटीशिप मिसाइल की अच्छी खासी वैरायटी है। तो यहाँ पर हमें हार्पून मिसाइल के बारे में आइडिया होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स को लेकर है। अब ये जो इंडेक्स है वो किसने जारी किया है? इसे हुरन इंस्टीट्यूट ने जारी किया है, हुरन रिपोर्ट ऑन ग्लोबल यूनिकॉर्न के नाम से। इसमें यह बताया गया है कि इंडिया के पास में थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। तो इंडिया का तीसरा पोजीशन है इंडिया ने रिटेन किया है। इंडिया के पास में फिलहाल 68 यूनिकॉर्न्स है, जिसमें से 40 न्यू यूनिकॉर्न्स ऐड हुई हैं आफ्टर पेंडेमिक। और अभी अमेरिका के पास में 666 और चाइना के पास में 316 यूनिकॉर्न्स हैं। अगर इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट यूनिकॉर्न देखें जिसकी वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है, तो बाइजूस की वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है 22 बिलियन की। उसके बाद
स्विगी एंड ड्रीम इलेवन की, बोथ स्टैंड एट 8 बिलियन। और हम इस यूनिकॉर्न के डाटा को हमारे मेंस के आंसर में भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो अपडेटेड डाटा है उसके हिसाब से हमारे पास में 100 यूनिकॉर्न्स हैं, जिसकी टोटल वैल्यूएशन 333 बिलियन है। और अभी तक इन स्टार्टअप ने 90 बिलियन का फंडिंग रेज किया है, जिसमें से 10 लिस्टेड है। और आपसे एक टाइम भी पूछा सकता है कि यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं। तो जो यूनिकॉर्न्स होते हैं वो बेसिकली ऐसी कंपनीज होती है जो जल्दी यूनिकॉर्न्स बनने वाली होती हैं। और अभी फिलहाल 100 यूनिकॉर्न्स हैं, जिसकी टोटल कंबाइंड वैल्यूएशन $36 बिलियन है। अभी तक उन कंपनीज ने $15 बिलियन को रेज किया है, जिसमें से 5 लिस्टेड है। और बाय 2025 इंडिया के पास में 250 यूनिकॉर्न्स हो जाएंगे। और अभी सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न्स हैं वो ई कॉमर्स से आते हैं 23, उसके बाद में फिनटेक से आते हैं 21 और 19 इंटरप्राइज टेक से आते हैं। अगर हम सिटी वाइज देखें तो सबसे ज्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो बेंगलुरु में 39, फिर मुंबई में 32 और दिल्ली में 16। स्टार्टअप्स ने अभी तक 3.8 लाख जॉब क्रिएट करी है हमारी इकोनॉमी में, और 326 कंपनी का एक्विजिशन हुआ है यूनिकॉर्न्स के द्वारा। तो ये जो फैक्ट है, ये जो डाटा है, हमें मेंस में काम आएगा सबसे ज्यादा। बट प्रीलिम्स के हिसाब से हमें ये पता होना चाहिए जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक तीसरी है, और इसे हुरून इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2016 के प्रीलिम्स से पूछा था। क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो जो बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो महायाना सेक्ट में सेंट्रल होता है। महायाना जो होते हैं वो बोधिसत्व में बिलीव करते हैं कि ये जो बोधिसत्व हैं वो अपने लिए और दूसरों के लिए भी जो मोक्ष है, वो अपने साथ साथ जो दूसरों का भी मोक्ष है उनके लिए वो हेल्प करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट है, बोधिसत्व इज कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट। मतलब जो बोधिसत्व होते हैं वो काफी कंपैशनेट होते हैं दूसरों के प्रति, जो कंपैशन रखते हैं। वो खुद तो अपने लिए इनलाइटनमेंट इंश्योर करते हैं, साथ साथ जो दूसरे होते हैं उनकी सफरिंग को भी दूर करके उन्हें भी इनलाइटनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट है, बोधिसत्व डिलेस अचीविंग हिज ओन सॉल्यूशन टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बीइंग्स ऑन देयर पार्ट टू इट। मतलब जो बोधिसत्व होते हैं वो इनलाइटनमेंट पाने के लिए सक्षम हो जाते हैं, उन्हें वो ज्ञान मिल चुका होता है, बट फिर भी वो मोक्ष नहीं लेते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि वो जो दूसरे ह्यूमन बींग्स हैं जो सफर कर रहे हैं उनको हेल्प करते हैं, ताकि उनको भी इनलाइटनमेंट मिल सके, उनको भी मोक्ष मिल सके। तो इसलिए वो अपना जो सेलिब्रेशन है, जो मोक्ष है, उसको डिले कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 एंड 3 ओनली। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।